हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के इस क्वेश्चन एनालिसिस सीरीज़ में ये पार्ट 2 है। मैंने पिछले वीडियो में जीएस के आधा क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो देख लें। और ये जियो साइंटिस्ट का जो एग्ज़ाम 19 फरवरी 2023 में कंडक्ट करवाया गया था, उसी का ये एनालिसिस है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चंस को। जो लोग इंडियन जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दैट मीन्स 34 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सेंटर्स स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। मतलब इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट है जिसमें सेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे और वो पाया गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में बालाकोट, बी कालीबंगन, सी मोहनजोदारो और डी बनवाली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स बालाकोट में पाए गए हैं सेल के ऑब्जेक्ट। और ये बालाकोट पाकिस्तान में अरबियन सी के निकट सिचुएटेड है ये जगह, और वहीं पर पाए गए हैं सेल के ऑब्जेक्ट, जो कि हड़प्पन साइट है एक। ये कुछ दिया हुआ है कंप्लीट, मतलब ओवरव्यू। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं जो दिया हुआ है। और ये कालीबंगन जो है वो राजस्थान में प्रेजेंट डे में प्रेजेंट है। मोहनजोदारो जो है वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। और बनवाली ये हरियाणा में प्रेजेंट है, इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको देख लें एक बार, वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। मतलब इन जितने भी इवेंट्स दिए हुए हैं, 4 इवेंट्स, इन सभी को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। फर्स्ट दिया हुआ है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, थर्ड इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स और फोर्थ द दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफ़र टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स 2143, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ये हुआ था 1761 ईस्वी में, 1761। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह हुआ था 1739 में, 1739। और इम्पीचमेंट ऑफ वारेन हेस्टिंग्स को कब किया गया था इम्पीचमेंट? तो ये किया गया था 1787 से लेके 1795। और द दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफ़र टू ईस्ट इंडिया कंपनी ये हुआ था 1765 ईस्वी में। तो ये है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर राइट, ये दिया हुआ है, आप इसको देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का यूज किस में किया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। सेकेंड, इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज फ्यूल। और थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर। फोर्थ, इट इज़ यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए मॉडरेटर। जो हैवी वाटर जो होता है इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसके मॉडरेटर के तौर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। ये दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन, इसको रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड किया गया है, लिखा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। बी में टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड। सी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कॉम्पोजिट कल्चर। और डी में टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स टू प्रोटेक्ट द नेशनल एनिमल एंड नेशनल बर्ड। ये नहीं मेंशन किया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में हमारे संविधान में। बाकी ये जो तीनों चीज़ें हैं, ए सी डी, ये इन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन स्टॉप सेंटर स्कीम। मतलब जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है उसमें से इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो इसमें दिया गया है, ए में टू स्टॉप जेंडर बायस्ड बेस्ड वायलेंस, टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस,
और सी नंबर टू प्रोवाइड चीपर क्रेडिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड डी टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू एग्रीव्ड वुमेन इंक्लूडिंग विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स टू प्रोवाइड चीपर क्रेडिट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है वन स्टॉप सेंटर स्कीम का। बाकी जितने भी ये टू स्टॉप जेंडर बाइस वायलेंस ये है, टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस ये है। मतलब ये वुमेन के बारे में बात करता है, उनको बचाव उनके प्रति जो वायलेंस होती है उसके बचाव का ये काम करता है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम उसके बारे में ये बात करता है। ये दिया हुआ है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ह्यूमन सोमेटिक सेल। मतलब ह्यूमन के सोमेटिक सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में 48, बी में 56, सी में 46 और डी 42। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स टोटल पाए जाते हैं ह्यूमन के सोमेटिक सेल्स में। 46 कहने का मतलब टोटल 23 ये पेयर में पाए जाते हैं, मतलब जोड़े में पाए जाता है। तो 23 पेयर्स होते हैं जो कि टोटल मिला के ये 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ले एग्स टू रिप्रोड्यूस। मतलब इनमें से कौन सा जानवर है जो एग देता है, मतलब अंडे देता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में डॉल्फिन, बी सील, सी प्लेटिपस और डी वेल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स प्लेटिपस जो एक एनिमल है जो कि एग देता है, अंडा देता है। बाकी ये सभी लाइव बेबी को बर्थ देते हैं, डॉल्फिन, सील और वेल। ये एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कंप्लीट। द प्लेटिपस इज ए यूनिक मैमल दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यही जो एग प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ये बच्चा नहीं देता है। और बाकी डॉल्फिन, सील एंड वेल्स आर मैमल दैट गिव बर्थ टू लाइव यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, बीटी कॉटन इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप विथ ए फॉरेन जीन फॉर्म्स। मतलब इनमें से किस से बीटी कॉटन का मतलब ये कौन सा फॉर्म है जो बीटी का मतलब इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है। साफ बात इसमें क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है ए में बैसिलस थ्रेमोलेक्टिस, बी बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस और सी बैसिलस थर्मोफिलस और डी बैसिलस टेक्विलेंसिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस इसका राइट ऑप्शन होगा। बीटी का फुल फॉर्म इसे ही बोला जाता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लें। ये जो कॉटन में यूज़ किया जाता है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें है बीटी कॉटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव बोथ इन एयर आउटसाइड वाटर एंड इन वाटर। मतलब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो हवा में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जेरोकोल, बी मेसोकोल, सी सेकेंडरी हाइड्रोकोल और डी मेसोफाइट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स सेकेंडरी हाइड्रोकोल एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पानी में भी रहता है और हवा में भी रहता है। ये ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी हाइड्रोकोल। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेकेंडरी हाइड्रोकोल्स आर ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव बोथ इन एयर एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड। मतलब इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड क्या है, किसको कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में द रेंज ऑफ डिमांड्स एंड कंसिक्वेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ ए स्पीसीज टू द फ्लक्चुएशंस इन इन्वायरमेंटल कंडीशन। सेकेंड में दिया हुआ द रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ ए स्पीसीज इन कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। थर्ड द रेंज ऑफ डिमांड्स ऑफ ए स्पीसीज इन कांस्टेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और फोर्थ में दिया हुआ द रेंज ऑफ इकोलॉजिकल कंडीशन फाउंड इन ए
बायोम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स द रेंज ऑफ डिमांड्स एंड कंसिक्वेंट रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ ए स्पीसीज टू द फ्लक्चुएशंस इन एनवायरमेंटल कंडीशन होता है इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सप्लेनेशन रहा, इसको एक बार पढ़ लें वीडियो को पॉज करके। जिनको संतुष्टि नहीं होती है ऑप्शन सही है या गलत है उनके लिए है ये सारे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ डफ, मतलब डफ क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। ए में पार्शियली डेकम्पोज लिटर, बी वेदर डॉग, सी मडी पडल और डी कार्कास ऑफ ए डेड एनिमल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर जो होता है उसी को डफ बोला जाता है। जो कि पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? डफ बोला जाता है। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। In ecology, duff refers to the layer of partially decomposed organic matter that accumulates on the forest floor. This layer is made up of fallen leaves, needles, twigs and other plant debris that has not yet fully decomposed. इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? डफ बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, मतलब इनमें से कौन सा सॉइल है जो कि ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया है? मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जो अर्थ का जो ग्रेविटी होता है उसके थ्रू। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट एलुवियल सॉइल, बी इओलियन सॉइल और सी कोलुवियल सॉइल और डी ग्लेशियल सॉइल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स कोलुवियल सॉइल जो होता है वो ग्रेविटी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह वो चला जाता है। बाकी ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज़ पायरोफिलस ऑर्गेनिज्म, मतलब पायरोफिलस ऑर्गेनिज्म क्या है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए में फ्रेश ग्रास ग्रोइंग आफ्टर ग्राउंड फायर, उसके बाद बी में फंगी ग्रोइंग इन सॉइल्स ऑफ बर्न्ड टेरेंस, सी सीड्स जर्मिनेटिंग आफ्टर क्लियर फेलिंग ऑफ फॉरेस्ट, डी ऑर्गेनिज्म विथ कैपेसिटी टू रीजनरेट द टेल आफ्टर इट वाज लॉस्ट ड्यू टू डैमेज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स फंगी ग्रोइंग इन सॉइल ऑफ बर्न टेरेन, मतलब जहाँ पर कोई जंगल जल जाते हैं फायर के थ्रू वो जल जाता है और उसमें जो फंगी ग्रो होता है उसी को बोला जाता है पायरोफिलस ऑर्गेनिज्म बोला जाता है उसको। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पायरोफिलस ऑर्गेनिज्म आर दोज दैट आर अडेप्टेड टू लिव इन एरियाज दैट आर फ्रिक्वेंटली अफेक्टेड बाय फायर, मतलब जहाँ पर बार बार आग लग जाती है और वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर उगते हैं उसी को बोला जाता है पायरोफिलस ऑर्गेनिज्म। और दिस ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व वेरियस एडेप्टेशन दैट अलाउ देम टू सर्वाइव एंड इवन थ्राइव इन फ्री फायर प्रोन इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 61, डेजर्ट्स आर जनरली लोकेटेड एट, मतलब डेजर्ट्स जनरली कहाँ पर लोकेटेड होते हैं ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इक्वेटोरियल रीजन, बी पोलर रीजन, सी अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड और डी अबाउट 65 डिग्री लैटिट्यूड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड में जनरली जो डेजर्ट्स होते हैं, मतलब रेगिस्तान होते हैं, वो पाए जाते हैं। आप जितने भी देख लें, थार रेगिस्तान हो गया, अफ्रीका का जो रेगिस्तान हो गया, ये सभी 30 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर ही मतलब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अपलिफ्ट मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस व्हेन लाइटर वार्म मॉइस्ट एयर मास राइजेस आफ्टर इनकाउंटरिंग ए कोल्डर एंड डेंसर एयर मास काउजेस, मतलब जब दो एयर मास जो कि एक कोल्ड एयर मास हो और एक वेट एयर मास हो, मतलब और उन दोनों के बीच जो टकराव होती है उसको मतलब क्या बोलते हैं, उस टकराव को क्या बोलते हैं और उससे क्या मतलब होती है, कौन सी वर्षा होती है उस टकराव से। तो इसमें दिया गया है कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन,
बी फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, सी साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन और डी ओरोजेनिक प्रेसिपिटेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होगा, जो कि एयर मासेस के फ्रंट के टकराने से ये जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो बारिश होती है, उसको फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो कोल्ड एयर मास होता है और जो वार्म एयर मास होता है, उन दोनों अगर जब आपस में टकरा जाते हैं तो उसमें बारिश होने लगती है, जिसको फ्रंटल प्रेसिपिटेशन बोला जाता है इन ज्योग्राफिक टर्म। ये कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्या है? कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन कब होता है, ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कब होता है, ये सभी चीज़ें दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया इन 1905 व्हेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड। मतलब जब बंगाल का पार्टिसिपेशन अनाउंस किया गया था, उस टाइम इंडिया का वाइसराय कौन था? तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स लॉर्ड कर्जन होगा। उस लॉर्ड कर्जन के टाइम ही बंगाल का पार्टिसिपेशन को अनाउंस किया गया था और बंगाल को पार्टिसिपेट किया गया था। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नील दर्पण विच डील्स विथ द कंडीशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज रिटन बाय। मतलब नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में माइकल मधुसूदन दत्त, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी लाल बिहारी दे और डी दीनबंधु मित्रा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट मीन्स दीनबंधु मित्रा इसका राइट ऑप्शन होगा। इनके द्वारा नील दर्पण लिखा गया है और इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? जो इंडिगो प्लांटर्स को जो शोषण किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, उन सभी चीज़ों को इसमें मेंशन किया हुआ है नील दर्पण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज फाउंडेड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसके द्वारा फाउंड किया गया है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ ए अशफाकुल्ला, बी बुट्टुकेश्वर दत्ता, सी राम प्रसाद बिस्मिल और डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दैट मीन्स राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी को फाउंड किया गया है। ये हैं इसके फाउंडर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स। मतलब इन सभी इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो इसमें फर्स्ट दिया हुआ है इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, बी इंडो ग्रीक रूल इन नॉर्थ वेस्ट और 3 में एसेसन ऑफ कनिष्का, 4th में एसेसन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। तो इसका क्रोनोलॉजिकल क्या होगा? तो पहले ये देख लेते हैं कि इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर कब हुआ था। तो ये 327 से लेकर 326 BC तक ये हुआ था और इंडो ग्रीक का रूल जो हुआ था नॉर्थ वेस्ट में, ये हुआ था 180 BC में और एसेसन ऑफ कनिष्का हुआ था ये 78 AD में ये किया था और एसेसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य कब हुआ था? ये 322 BC में हुआ था। तो उसके हिसाब से ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दैट मीन्स 1 4 2 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, इसको देख लें, उसके बाद अपने हिसाब से अरेंज कर लें। हो सकता है मेरे में गलती हुई होगी अरेंज करने में, तो आप एक बार देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। मतलब इनमें से कौन सा रिवर जो है जो एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर का। ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब अगर कोई भी मेन रिवर फ्लो हो रही है और उसमें आके कोई दूसरी रिवर आके मिल जा रही है, तो उस सभी रिवर्स को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। अब इसमें 2 ट्रिब्यूटरी होते हैं, एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहने का मतलब रिवर जहाँ से ओरिजिन हो रही है और बह रही है, उसी वहीं से उसका लेफ़्ट और राइट हो जाता है। जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा से अगर लेफ़्ट देखा जाए तो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा और राइट
देखा जाए तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगा। तो इसी में क्या पूछा जा रहा है कि कृष्णा रिवर का ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट हारंगी, बी सेकंड में हिरन और सी पूर्णा और डी में मुन्नेरू। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स मुन्नेरू जो रिवर है वो कृष्णा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसको एक बार देख लें, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा कि कृष्णा रिवर का और कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है। इसका ओरिजिन सोर्स कहाँ पर हुआ था, तो ये महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर निकलता है और बाकी ये सभी चीज़ें इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड। मतलब इनमें से कौन सा कंट्री है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब वो कोई भी सागर से टच नहीं करता है उसका बॉर्डर। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्वे, सेकंड उरुग्वे और थर्ड सूरीनेम और फोर्थ कोलंबिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स पैराग्वे एक ऐसा कंट्री है साउथ अमेरिका का जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, और बाकी सब क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ नहीं हैं। ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये बीच में जो पैराग्वे है ये कोई सी से टच नहीं करता है इसका बॉर्डर। बाकी उरुग्वे यहाँ पर दिख रहा है और ये कोलंबिया यहाँ पर दिख रहा है, ये सभी कंट्रीज हैं जो कि सी से टच करते हैं इसके बॉर्डर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 2022। मतलब 2022 में किनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में डेविड जूलियस, बी में सवांते पेबो, सी चार्ल्स एम राइस और डी एड्रेम पेटापाउटियन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स सवांते पेबो को मिला था 2022 में नोबेल प्राइज़, और ये इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। ये एक्सप्लेनेशन कुछ दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथलीट्स फुट इज ए स्किन डिजीज काउज्ड बाय। मतलब जो एथलीट फुट होता है जो एक स्किन डिजीज है, मतलब चमड़े की रोग है, तो ये किसके कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए वायरस के कारण, बी फंगस, सी एल्गे और डी बैक्टीरियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स फंगस के कारण एथलीट फुट बीमारी जो होता है वो होता है फंगस, दैट मीन्स फंगी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट। मतलब इनमें से कौन सा एक फॉल्स फ्रूट है जिसको स्यूडो फ्रूट भी बोला जाता है। मतलब उसका एक्चुअली वो फ्रूट के अंदर ही आता है लेकिन वो उसको कम्प्लीटली फ्रूट्स नहीं बोला जाता है। तो इनमें से कौन सा है फॉल्स फ्रूट्स। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए पीच, बी बनाना, सी एप्पल और डी एप्रीकोट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दैट मीन्स एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। अब ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन, फॉल्स फ्रूट इज ए फ्रूट इन विच सम ऑफ द फ्लेश इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम द ओवेरी बट सम एडजेसेंट टिश्यूज एक्सटीरियर टू द कार्पेल। ये इसी को बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो फ्रूट्स और स्यूडो कार्प इसको बोला जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मलबेरी, एप्पल्स, पियर्स, ये सभी हैं फॉल्स फ्रूट्स के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कुमाऊँ हिमालय लाई बिटवीन। मतलब कुमाऊँ हिमालय जो है वो किन किन नदियों के बीच वो बसा हुआ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए इंडस रिवर एंड सतलज रिवर, बी सतलज रिवर एंड काली रिवर, सी चेनाब रिवर एंड सतलज रिवर और डी भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। दैट मीन्स सतलज रिवर एंड काली रिवर के बीच कुमाऊँ हिमालय बसा हुआ है। तो ये था दोस्तों जियो साइंटिस्ट का पार्ट 2 जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। जो लोग पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं इसका पार्ट 1 जिसमें मैंने आधा क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ हूँ वो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो
कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं ये यूपीएससी के द्वारा ही तैयार किया गया है और ये यूपीएससी का ही एक एग्ज़ाम था जो है। तो आपको पता चल पाएगा कि कैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।